हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने आईपीसी स्टार्ट की हुई थी। आईपीसी में हमने चैप्टर 3 तक कर लिया था, जिसमें पनिशमेंट्स दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है जो है जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड। इसमें सेक्शन 76 से लेके 106 तक दिए हुए हैं। जनरल एक्सेप्शंस क्या होती हैं? जनरल एक्सेप्शंस जनरली ऐसी एक्सेप्शंस दी हुई हैं जो जिनमें कि जब हम क्राइम अगर कर भी देते हैं और हमारा केस उन एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है तो हमारी लायबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। मतलब कि हमें उन केसेस के लिए, उस क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसी के साथ में एक होती हैं हमारी स्पेशल एक्सेप्शंस, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ ही दी होती हैं। और जो केसेस स्पेशल एक्सेप्शंस में पड़ रहे होते हैं वहाँ पे आपकी लायबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि कुछ उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कि जैसे मर्डर के की बजाय आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हो सकते हो। तो ऐसे स्पेशल एक्सेप्शंस जो होती हैं वो वहाँ पे ठीक है, बंदे को पनिशमेंट सिवियर नहीं होती है, लेकिन पनिशमेंट उसको झेलनी पड़ेगी। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रोवाइडेड आपका केस जो जनरल एक्सेप्शंस में जो जो एक्सेप्शंस दी हुई हैं उनमें फॉल करती होनी चाहिए। वो एक एक्सेप्शन में भी फॉल करती हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस में भी फॉल करती हो सकती है। मान लीजिए इसमें हम आगे करेंगे कि एक जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं उनकी बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लायबिलिटी है। वो चाहे इंटेंशनली करें चाहे बिना इंटेंशन के कोई क्राइम करें। तो अब अगर वो बच्चा भी है, 7 ईयर से कम का भी है और वो अनसाउंड माइंड भी है, तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस में केस फॉल हो गया तो ज़ीरो लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसमें जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 76 में, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब इसी को हम क्या कहते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से या बंदा खुद को समझ रहा है कि मैं बाउंड हूँ और गुड फेथ में वो ये चीज बिलीव कर रहा है। यहाँ पे क्या चीज है? उसका जो बिलीव है वो गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, गुड फेथ की डेफिनेशन सेक्शन 52 में विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, गुड फेथ में वो चीज बिलीव कर रहा होना चाहिए कि मैं ये चीज करने के लिए बाउंड हूँ। तो फिर उसकी जो अगर उस एक्ट को करते हुए उसने कोई ऑफेंस कर दिया देन उस पर्सन की लायबिलिटी ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसे ही सेक्शन 77 है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर जुडिशियली एक्ट करते समय किसी जज से कोई ऑफेंस कमिट हो गया है जो कि गुड फेथ में वो ये समझ रहा है कि मुझे इस चीज की पावर दी गई है, तो अगर उसने गुड फेथ में वो एक्ट किया उसके लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्डिंग्स देखो, हमने क्या लिखी हुई है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर which is or which in good faith he believes to be given to him by law। तो अब वो यहाँ पे भी गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि मुझे लॉ द्वारा ये पावर्स दी गई हैं, और अगर ऐसा करते हुए उससे कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है जो अदरवाइज ऑफेंस होता, तो यहाँ पे गुड फेथ की उसकी इंटेंशन सही थी और वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ये चीज़ कर रहा था। वो अपनी पावर्स को अपनी तरफ से गुड फेथ में यूज कर रहा था, वो उनको मैलिशियसली आर्बिट्रेरीली यूज कर रहा था, देन उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब नेक्स्ट है सेक्शन 78, एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो आपको एक हैंगमैन की बहुत बार इलस्ट्रेशन आ जाती है तो ये पूछ लिया जाता है कि ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन से डील करती है।
सेक्शन नंबर ध्यान में रखना है। अब अगर किसी को कोर्ट ने दे दिया है कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सजा दे दी है, तो अब जो हैंगमैन है, जिनको हम हिंदी में जल्लाद बोलते हैं, जो वो पर्सन्स हैं, अगर वो उन कोर्ट के ऑर्डर्स को परस्यू करते हुए उस बंदे को मार रहे हैं, मतलब हैंगिंग पे डाल रहे हैं, तो क्या उनकी लायबिलिटी है? नहीं, उनकी जीरो लायबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कोई एक्ट किया है। अब 79 क्या है? एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो गुड फेथ में क्या बिलीव कर रहा है कि जो लॉ ने मुझे चाहे पावर नहीं दी है, ठीक है, लेकिन मैं इस एक्ट को करने मेरा जो रीजन है वो जस्टिफाइड रीजन है। मान लीजिए एक पर्सन के सामने कोई किसी को शूट कर रहा है और एक्चुअल में वो तो किसी मूवी की वो चल रही थी, शूटिंग चल रही थी, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को नहीं पता था कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तो उसने जो जिसको वो शूट कर रहा था उसको बचाने के लिए जो शूट कर रहा था उसको मारा या उसको मतलब धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया। तो अब ये अपने आप को समझ रहे हैं ना कि मैं जस्टिफाइड, मेरे पास एक जस्टिफाइड रीजन है कि मैं इस बंदे को धक्का क्यों दे रहा हूँ, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में ये चीज कर रहा है, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 80, जो कह रहा है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल है, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर, इसको हम डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो अब अगर नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, अब अगर या तो एक्सीडेंट से कुछ हुआ है या मिसफॉर्चून से, और एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। यहाँ पे दो चीज, पहली चीज तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, विदाउट इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। ना तो उस पर्सन को उस चीज की उसकी इंटेंशन थी, ना ही उसे नॉलेज थी कि ये चीज यहाँ पे ऐसे करने से हो जाएगी, और तीसरी चीज क्या है, उसने लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर से किया है, बाय लॉफुल मीन्स से किया है, ठीक है। तीसरा क्या है? लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मीन्स लॉफुल मैनर। और सबसे लास्ट में क्या है? विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब उस पर्सन ने एक लॉफुल एक्ट को विद ड्यू केयर एंड अटेंशन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज किया है, और उस टाइम पे कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होने की वजह से कोई ऑफेंस कमिट हो गया है, तो वहाँ पे उस पर्सन की लायबिलिटी नहीं है। मान लीजिए अब हम इसमें वो उसकी एग्जांपल लेते हैं, जो पेड़ काटने वाले होते हैं, तो वो जो हैचेट से काम कर रहे होते हैं ना, तो वो मान लीजिए लॉफुली विद परमिशन वो पेड़ काटने गया है, एक पर्सन मिस्टर ए विद परमिशन लॉफुली पेड़ काटने गए हैं, उनकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि सामने वाले पर्सन को नुकसान हो जाएगा, और अपनी तरफ से वो हर ध्यान रख रहे हैं ताकि अगर कोई पेड़ गिरे भी तो आसपास वाले पर्सन्स को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने अपनी तरफ से ड्यू केयर एंड अटेंशन यूज की है, लेकिन जब वो पेड़ काट रहे हैं तो एक्सीडेंटली जो कुल्हाड़ी है
उसका जो आगे का हिस्सा होता है जो शार्प एजेड होता है, ठीक है, जिससे वो पेड़ को काट रहे होते हैं, वो लूज हो गया और जैसे ही उन्होंने मारने के लिए, पेड़ पे मारने के लिए उसको उठाया तो वो हवा में उछल के गिर गया और कोई सामने खड़ा था उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो अब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ध्यान भी रखा था, विद कोई उनकी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज भी नहीं थी, उन्होंने लॉफुली वो चीज़ की थी, विद परमिशन की थी। तो अब अगर मान लीजिए मिस्टर बी को कोई नुकसान पहुंचा है तो मिस्टर बी को चाहे हर्ट हुई है, चाहे ग्रीवियस हर्ट हुई है, चाहे उनकी डेथ भी होगी, देन ऑल्सो मिस्टर ए लायबल नहीं होंगे। अब सेक्शन 81 क्या कह रहा है, इसको हम रूल ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। Nothing is an offense merely by reason of its being done with knowledge that it is likely to cause harm. अब हमें यहाँ पे नॉलेज है, हमें यहाँ पे नॉलेज है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज है, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, हमारी इंटेंशन नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की, पर हमें पता है कि अगर हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान हो जाए, और गुड फेथ में हम वो एक्ट कर रहे हैं ताकि कोई छोटे नुकसान से को करते हुए हम बड़े नुकसान को बचा सकें। मतलब कोई बड़े नुकसान को बचाने के लिए हमें पता है कि छोटा नुकसान तो होगा, लेकिन गुड फेथ में विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे हम सबसे अच्छी एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे एक शिप है पानी में जा रही है, तो उन्होंने देखा कि सामने से कोई शिप में मान लीजिए 100 पीपल हैं और उनको लग रहा है कि सामने से कोई जैसे कोई बड़ा स्टोन आ गई है या कुछ भी है जो पहले दिख नहीं रहा था, और कैप्टन को लग रहा है कि एकदम से अगर मैं शिप को टर्न करूंगा तो सामने जो वो टारगेट जिसमें 2 पर्सन हैं उनको वो रन कर जाएगी और उसको माइट भी वो जो 2 पर्सन हैं उनको हार्म पहुंचे या उनकी डेथ हो जाए। तो 100 पर्सन्स को बचाने के लिए यहाँ पे 2 पर्सन्स को नुकसान अगर वो कैप्टन उठा भी रहा है तो वहाँ पे ये रूल ऑफ नेसेसिटी का वो डिफेंस ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि हम जो रिस्क उठा रहे हैं वो कितना इमिनेंट है और कितना उससे नुकसान हो जाएगा, इसकी कितनी हमें नॉलेज थी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो अभी इसी में एक हमारा जो लीडिंग केस है आर वर्सेस डुडले, ठीक है, आर वर्सेस डुडले। इस केस में क्या हुआ था, ऐसे ही कुछ लोग मतलब ट्रैवल कर रहे थे सी रूट से और वहां पे वो स्टक कर गए। वहां पे 2 पर्सन थे और साथ में एक उनका जो बोट राइडर था वो था, ठीक है। तो वहां पे उस पर्सन ने क्या किया, जो जब उनको कई दिनों तक ट्रैवलिंग के दौरान उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, जो बोट राइडर था वो बहुत कमजोर हो चुका था, उसको मार के उन्होंने उसी को मतलब खा लिया था। तो कोर्ट में जाके उन्होंने डिफेंस दिया कि वैसे भी उस बच्चे ने मर जाना था, तो हमने क्या किया, अपने आप को सरवाइव करने के लिए रूल ऑफ नेसेसिटी का उन्होंने डिफेंस लिया कि नेसेसिटी थी हमारे लिए ये चीज़ अपने आप को सरवाइव करने के लिए, कि हमें पता भी लग रहा था कि वो बच्चा जो बोट राइडर था वो मर ही जाएगा, तो हमने इसलिए ये चीज़ की। तो कोर्ट ने कहा कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो अपने आप में रूल ऑफ नेसेसिटी नहीं है, तो ऐसे केस में कोर्ट ने उनको रूल क्या कहते हैं ये डिफेंस का बेनिफिट नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, इसको हम डोली इन कैपेक्स भी कहते हैं। इन कैपेक्स मैंने इनकैपेसिटी और इसको हम डोली कैपेक्स
चाहे उसने इंटेंशन के साथ किया चाहे नॉलेज के साथ किया, जो 7 ईयर से कम छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट बिल्कुल और बिल्कुल जस्टिफिएबल है, मतलब उसको बिल्कुल वो एक्सक्यूज एक्ट है। हम ये मान ही नहीं सकते कि 7 साल से छोटे बच्चे को कोई क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म हो सकती है या उसकी क्रिमिनल नॉलेज फॉर्म हो सकते है, तो हमने उनको सीधा सीधा एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन 83 में क्या है, एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है कि 7 साल से छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा 7 और 7 से प्लस वाला बच्चा जो 12 साल से छोटा है, जिसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं की है, उसको वो समझ नहीं पा रहा कि एक्ट्स क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या तो वहां पे अगर वो रैशनल तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं या उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ बच्चे देखो हम देखते हैं अपने आसपास कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भोले होते हैं और कुछ थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अब अगर जो एक्टिव बच्चा उसको पता है कि मैं ये करना हूँ तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो अगर तो वो समझ रहे हैं तब उनकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, जीरो लायबिलिटी होगी। यहाँ पे भी हम केस टू केस ही वेरी करेंगे कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, कि उसने जो एक्ट किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पे हम सबसे अच्छी एग्जांपल्स लेते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे ने चोरी की अपने घर से और वो उन पैसों को छुपा के रख रहा है, या फिर उनसे फटाफट जाके कुछ बाजार से कुछ खरीद लाया ताकि पता ना चले, ठीक है, या फिर जैसे किसी की एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने अपने घर से मम्मा का जो है गोल्ड नेकलेस चुरा लिया, उसको जल्दी से जाके वो ज्वेलर के पास जाके बेच भी आया, तो उसको पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुझे मेरे पास पकड़ा गया तो उसका क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में उस बच्चे की लायबिलिटी है, बट अगर उसको पता ही नहीं, उसने उठा के अपने पास ही रख लिया, तब देन उस केस में हम ये समझेंगे कि बच्चे ने ये समझा कि मम्मा की चीज़ है तो मेरी भी चीज़ है, तो वहाँ पे उस बच्चे की इंटेंशन और नॉलेज पता लग जाती है कि भाई वो जानबूझ के नहीं ये कर रहा, उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता, तो उसकी लायबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है, या डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, सेक्शन 84 एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अब नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब यहाँ पे जो चीज मैटर करती है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अब जिस टाइम पे हम ऑफेंस कर रहे हैं ना, उस टाइम हमें ये एक तो सबसे बड़ी बात, ये लीगल इंसैनिटी की बात कर रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोग बचपन से ही मेंटली इंसेन होते हैं, लेकिन वो जो एक्ट कर रहे होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह अच्छी तरीके से समझ पा रहे होते हैं, ठीक है। कोई बच्चे होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि जो हम एक्ट कर रहे हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हैं, तो वहां पे वो रैशनली उस चीज को थिंक कर पा रहे हैं, देन उनकी लायबिलिटी बनेगी, चाहे वो मेडिकली इंसेन भी हैं। लेकिन जो पर्सन एक्ट के टाइम पे, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से समझ नहीं पा रहा कि उसके जो एक्ट वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो जो कर रहा है वो गलत है, वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा, और ऐसा करते करते वो जो एक्ट कर रहा है वो उसके थ्रू कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, देन उस पर्सन की लायबिलिटी तो बिल्कुल जीरो है, चाहे वह सामने वाले पर्सन का मर्डर भी कर दे उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है इसकी वर्डिंग, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsound mind। अब यहाँ अनसाउंड माइंड की वजह से वो इनकैपेबल है नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, एक्ट की नेचर क्या है
या फिर वो जो कर रहा है वो रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, उसको ये सारा कुछ नहीं पता और ऐसा करके वो पर्सन किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो उस पर्सन की लायबिलिटी बिल्कुल जीरो। अब नेक्स्ट है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे इसको डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। इंटॉक्सिकेशन मीन्स कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको मतलब कोई नशीला सब्सटेंस जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं रहा कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, उसकी नेचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो वो ये एक तो ये चीज़। अब ऐसे आप देखोगे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या आजकल जो बहुत नशे वगैरह की बात चल रही है वो करके वो कोई क्राइम कर दे, तो क्या उनकी लायबिलिटी जीरो होगी? नहीं। वहाँ पे एक चीज़ और है, जो अगर तो आपने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन की है, अपनी मर्जी से कोई ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम की है, देन हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि आपको इंटेंशन और नॉलेज थी। ठीक है। तो अब अगर आपको जो इंटॉक्सिफाई किया गया है वो आपकी विल के अगेंस्ट किया है और उसके बाद आप इनकैपेबल हो गए हो इस चीज़ को जज करने के लिए कि आप जो एक्ट कर रहे हो उसकी नेचर क्या है, वो रॉन्ग है और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, देन उस केस में अगर उस पर्सन से कोई एक्ट ऐसा हो गया जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 86 क्या कह रहा है? ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अब कोई कुछ एक्ट्स हमने स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं, वो तब तक ऑफेंस नहीं बनते जब तक उनको पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन के साथ ना किया गया हो। तो अगर जो बंदा इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है उसको हम यही कंसीडर करेंगे कि भाई उसको नॉलेज या इंटेंशन थी, वही है कि उसने अगर वॉलंटरली किया है तो हम यही कंसीडर करेंगे कि उसको उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस की नॉलेज और इंटेंशन उसकी थी, अनलेस यहाँ पे यही चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि जो मुझे इंटॉक्सिफाई किया गया था, जो सब्सटेंस मुझे दिया गया था, दैट वाज गिवन टू मी विदाउट माय नॉलेज एंड अगेंस्ट माय विल। मेरी नॉलेज के बिना वो सब्सटेंस मुझे एडमिनिस्टर करवाया गया और मेरी विल के अगेंस्ट ही एडमिनिस्टर करवाया गया। अदरवाइज हम प्रजम्पशन यही लेंगे कि उस बंदे को पता था कि मैं ये एक्ट कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब जो सेक्शन 87 को लेके 92 तक है, ठीक है, वो 94 तक ही रहे हैं हम। ये सारे क्या हैं? डिफेंस ऑफ कंसेंट। यहाँ पे हम जिस पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर उसने खुद ने ही कंसेंट दे दी है तो वहाँ पे सामने वाले पर्सन की क्या लायबिलिटी होगी? सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर हम वहां पे हमारी इंटेंशन नहीं है ना तो सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करने की, ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, और वहां पे कंसेंट जो है अबव 18। यहाँ पे देखिए एक चीज जरूरी है, 18 ईयर से ऊपर वाले बंदे की ही कंसेंट चलेगी, ठीक है। और जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। वो वहां पे कंसेंट दे रहा है कि आप अगर कुछ जैसे फ्री फाइट के केसेस हैं या हम रेसलिंग वगैरह देखते हैं तो वहां पे हम जो प्लेयर्स हैं ना कंसेंट दे देते हैं कि अगर ड्यूरिंग फाइट या ड्यूरिंग मैच अगर कुछ नुकसान हो गया तो
जो सामने वाला प्लेयर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये भी, इसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि 18 ईयर्स से प्लस वाले बंदे ही ये कंसेंट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब सेक्शन 88 क्या कहता है? एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। अब यहाँ पे जो एक्ट हम कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन के गुड फेथ के लिए कर रहे हैं और उसकी कंसेंट के साथ, उसकी ऐसी इंटेंशन के साथ कि इससे डेथ ना हो जाए। तो इसमें हम सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, वो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं किसी पर्सन का और उसको पता है कि इसमें रिस्क है, लेकिन वो अपना बेस्ट देके उस पर्सन को बचाना चाह रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसमें पहले डॉक्टर्स आपसे सिग्नेचर लेते हैं, आपकी कंसेंट लेते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन इन केस आपके पेशेंट का कोई नुकसान हो गया तो उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो कंसेंट के साथ वो ऑपरेशन करते हैं, रिस्क बता के करते हैं, लेकिन ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, वो सर्जरी क्यों कर रहे हैं? पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे डॉक्टर की अगर इन केस ड्यूरिंग सर्जरी पर्सन की, पेशेंट की डेथ हो भी जाती है, देन ऑल्सो जो डॉक्टर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। सेक्शन 89 क्या कह रहा है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसान बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो 12 ईयर से कम का होना चाहिए, ठीक है, या अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए किया जाना चाहिए। तो अब उनके बेनिफिट के लिए हम उनके गार्डियन की कंसेंट के साथ कोई एक्ट करते हैं और उससे बच्चे को या अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई नुकसान हो जाता है, तो वहां पे जो एक्ट कर रहा है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसकी प्रोविजोस क्या है कि अगर वहां पे इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ या अटेम्प्ट टू डेथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेप्शन तब तक भी नहीं फॉल करेगी अगर पर्सन को पता है, कंसेंट जो दे रहा है कि इससे इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वही जैसे हम ऊपर देखते हैं कि सर्जन भी जो बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंडेड पर्सन है उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट के रिस्क से बचाने के लिए अगर हमें वो एक्ट करना पड़ रहा है तो हम करेंगे, अदरवाइज वो एक्ट इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल नहीं करेगा, ठीक है। या पर्सन को हम ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते, और ऐसे किसी चीज की अबैटमेंट के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन 90। अब हम यहाँ पे सब में कह रहे हैं कि कंसेंट के साथ कर दिया, नुकसान हमने बता भी दिया था लेकिन कंसेंट के साथ किया, फिर भी बंदे ने कंसेंट दे दी थी, रिस्क पता था लेकिन फिर भी कंसेंट दे दी थी, तो इसलिए वो एक्ट जस्टिफाइड था ना। लेकिन अब जो कंसेंट ली गई है वो या तो डर से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से दी गई है, तो वहां पे क्या एक्सेप्शन बेनिफिट होगा? तो वहां पे हम कंसेंट को कंसेंट कंसीडर ही नहीं करते, तो ऐसे केस में क्योंकि वो कंसेंटेड नहीं है तो वो पर्सन की लायबिलिटी पूरी बनेगी। और इनसेन पर्सन के मामले में अगर वो अनसाउंड माइंड होने की वजह से या इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि जो एक्ट के लिए मुझसे कंसेंट ली गई है उसकी कौन नेचर क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तब भी वो वैलिड कंसेंट नहीं कंसीडर की जाएगी। ऐसे ही बच्चे की कंसेंट, जो 12 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती है। सेक्शन 91 क्या कह रहा है? एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म पोजेस। तो अब यहाँ पे अगर कोई चीज अपने आप में हार्म है, ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जो मिसकैरेज वाले केसेस हैं
जैसे फीमेल फिटिसाइड है, अब यहाँ पे अगर फीमेल की कंसेंट है भी कि मिसकैरेज कोज कर दो, अबॉर्शंस कोज कर दो, देन ऑल्सो वो फीमेल भी लायबल होगी, और जो वो कंसेंटेड होने के बावजूद वो एक्ट जस्टिफाइड नहीं है, वहां पे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 92 क्या है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब हमने पहले तो सारे सेक्शंस में किया कि भाई विद कंसेंट कर दिया, विद कंसेंट कर दिया। अब 92 में क्या कह रहे हैं कि हम सामने वाले पर्सन के गुड फेथ में वो एक्ट कर रहे हैं, बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, सॉरी सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, पर वहां पे उसकी कंसेंट नहीं हमने दी, ठीक है, और गुड फेथ में वो एक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे सामने वाले पर्सन की कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है, या फिर उसका कोई गार्डियन नहीं है और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो एक्ट करना जरूरी है, और उस एक्ट को करते हुए उस सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान हो गया, देन जो एक्ट कर रहा है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हुआ, हमें नहीं पता कि वो पर्सन कौन है, उसकी फैमिली नहीं ट्रेस हो पा रही है, और उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज लेके किया गया। तो अब ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो पर्सन अनकॉन्शियस है, उसका वो कंसेंट देने के लिए उसको कॉन्शियस में होना ज़रूरी है, अनकॉन्शियस है, और ना ही उसकी फैमिली को ट्रेस किया जा रहा है, और डॉक्टर्स को पता है कि विद इन सम टाइम अगर हमने इसको ऑपरेट नहीं किया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो डॉक्टर्स ने विदाउट कंसेंट उस पर्सन को बचाने के लिए उसकी सर्जरी करना शुरू कर दिया, लेकिन वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे डॉक्टर की क्या लायबिलिटी होगी? नहीं, क्योंकि उसने गुड फेथ में सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए ये किया था, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी भाई इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए, और अगर हमें डेथ का रिस्क है भी तो हमने वो रिस्क सिर्फ उस पर्सन को डेथ या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए लिया होना चाहिए, या उसको वॉलंटरली हर्ट अटेम्प्ट करने के लिए नहीं किया होना चाहिए, या अबेटमेंट के लिए नहीं किया होना चाहिए। तो ऐसे सभी ऑफेंस जो एक्ट्स हैं, अगर उसको करते हुए किसी पर्सन को वो विद गुड फेथ पर्सन के बेनिफिट के लिए विदाउट हिज कंसेंट एक्ट कर रहे हैं, देन ऑल्सो उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब अगर गुड फेथ में हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए हम वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर उस कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान हो रहा है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। इसकी अच्छी एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, उसका भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो डॉक्टर ने उसको गुड फेथ में कम्युनिकेट किया कि आपका इस स्टेज पे और आपको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन वो पर्सन इतना घबरा गया कि उसको सेम टाइम पे एक हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे डॉक्टर ने जो कम्युनिकेशन की थी वो गुड फेथ में की थी, पर्सन के बेनिफिट के लिए की थी। तो अगर उस कम्युनिकेशन की वजह से उस पर्सन को इतना धक्का लगा कि उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है। Section 94 act to which a person is compelled by threats, ठीक है, एक्सेप्ट मर्डर, या तो मर्डर या जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं उनको छोड़ के, स्टेट के अगेंस्ट अगर हमको कोई डरा धमका के भी कोई एक्ट करा रहा है तो भी वो क्या कहते हैं जस्टिफिएबल नहीं है। या मर्डर को छोड़ के अगर कोई पर्सन दूसरे को डरा रहा है और एप्रीहेंशन ऐसा है कि इंस्टेंट डेथ का डर है, ठीक है, इस वजह से वो एक्ट कर रहा है, तो वहां पे उस पर्सन की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने आप की मेरे को डिकॉइट्स वगैरह मारेंगे पीटेंगे
ठीक है, तो वो जानबूझ के उनकी गैंग को ही ज्वाइन कर लेता, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसा ही एक और इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि मान लीजिए एक पर्सन को डेकॉइट्स ने अपने पास बांध के रख लिया, उसको डराया धमकाया, इंस्टेंट डेथ का डर दिखाया, उनको कहा कि अपने टूल्स लो और किसी का दरवाजा तोड़ना है, तो वहां पे वो उस पर्सन को इंस्टेंट डेथ का डर था, तो उसकी लायबिलिटी 0 है। 95 में है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ठीक है, तो इसमें अगर किसी पर्सन को, अगर हमारी इंटेंशन नहीं है या नॉलेज नहीं है कि कोई ऐसा हार्म हो जाएगा, और एक्ट करते हुए कोई बहुत छोटा सा हार्म जो कि ऑर्डिनरीली हमें सेंस हो भी ना, तो वहां पे हम वो उस ऑफेंस के लिए हम कोई लायबिलिटी नहीं है। तो सेक्शन 95 तक तो जो हमारे कंसेंट है या जर्नल डिफेंसेस हैं वो कवर अप हो गए। हमारा जो 96 to 106 है वो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसको हम सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो अगर सामने वाला पर्सन हमें अटैक कर रहा है और हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हर केस में हम सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचा दें। वहां पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनमें हम अपने आप को सेव करते हुए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं, देन हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। तो सेक्शन 96 क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए हमने कुछ कर दिया, हमने सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो वो ऑफेंस नहीं है। अब सेक्शन 97 क्या कह रहा है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अब जो प्राइवेट डिफेंस है वो हमें किस चीज के अगेंस्ट मिलता है, मतलब तो अब जो हम हर पर्सन के पास सेक्शन 99 में कुछ उसकी कंडीशंस दी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट डिफेंस का राइट एक तो पर्सन को अपनी बॉडी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी के। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? ऑफ हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो अपनी बॉडी के लिए या किसी और पर्सन की बॉडी के लिए, तो ऐसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन जो हमारा इसका चैप्टर 16 है ना आईपीसी का, वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जिसमें कल्पेबल, होमोसाइड, मर्डर, मिसकैरेज, ये सारे ऑफेंसेस कवर अप होते हैं, ठीक है। या जो रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, वो सारे ऑफेंसेस, या फिर फोर्स है, किडनैपिंग है, वो सब ऑफेंसेस क्या है इसी चैप्टर में कवर होते हैं। ये सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हैं। तो अगर उस चैप्टर में से कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है पर्सन की खुद की बॉडी के साथ या किसी और पर्सन की बॉडी के साथ जो उसके सामने हो रहा है, तो वो वहां पे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है। और ऐसे ही सेकेंडली है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो प्रॉपर्टी की नेचर कोई भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी और की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और वहां पे ऑफेंसेस कौन कौन से बता रखे हैं? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या इनकी अटेम्प्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी कई तरह के ऑफेंसेस हैं, मेनली थेफ्ट, एक्सटोर्शन, क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिकॉइटी, रॉबरी, बहुत कुछ कवर होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली 4 चीजें दी हैं: थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इन 4 ऑफेंसेस के अगेंस्ट हम प्रॉपर्टी के केस में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। फाइन। अब सेक्शन 98 क्या कह रहा है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखिए अनसाउंड माइंड पर्सन, तो क्योंकि वो
या फिर कोई बच्चा है, या फिर अनसाउंड माइंड की वजह से या इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ए है, हम एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे अकेला अनसाउंड माइंड वर्ड यूज किया है, लेकिन इंटॉक्सिकेशन या फिर यूथ मतलब लैक ऑफ एज की वजह से वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट नहीं समझ पा रहा, तो वहां पे ये सामने वाले पर्सन पे मान लीजिए शूट करने वाला है, ठीक है। अब ये तो इस अपने मतलब कंडीशन की वजह से नहीं, तो इस बंदे के पास फिर राइट टू लाइफ तो है ना, ये अपने आप को बचाने के लिए ये भी अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा। अगर ये शूट करने जा रहा और ये पर्सन अपने आप को बचाने के लिए इसको शूट कर देता है, तो इसकी क्या लायबिलिटी? अब यही कहा जाएगा ये तो पागल था, तो वो ये शूट कर रहा था, पर ये कहेगा अगर मैं नहीं शूट करता तो ये मुझे मार देता, ठीक है। तो इसके पास भी सेम प्राइवेट डिफेंस है, और अगर ये इसको मार भी देता है क्योंकि ये इसको सच में शूट करने जा रहा था, तो इसकी भी जीरो लायबिलिटी है, ठीक है। अब सेक्शन 99 जो रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है? एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं है? जहां पे हमें रीजनेबल कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर अगर हो भी रही है वो पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को करते हुए गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है, और उसका एक्ट जस्टिफिएबल बाय लॉ है, ठीक है। लॉ चाहे नहीं भी है देन ऑल्सो वो अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, एक तो मतलब दो चीजें हैं, एक तो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रहा है, और दूसरा पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते, वो भी ड्यूरिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी, और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी गुड फेथ में कर रहे हैं, चाहे उनका एक्ट गुड जस्टिफिएबल बाय लॉ है चाहे नहीं है। दूसरी चीज क्या है? वहां अगर पार्टीज हैं जो पर्सन है जो अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो पब्लिक अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, अगर पब्लिक अथॉरिटीज को वो अप्रोच करके अपने आप को सेव कर सकता है, देन ऐसे केस में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी हम किस हद तक प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं, किस एक्सटेंट क्या होगी? तो जो प्राइवेट डिफेंस है वो किसी भी केस में अपने आप को बचाने से ज्यादा हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मान लीजिए हमारे घर में कोई चोरी करने आया, तो हमने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए चोर को पकड़ के बांध लिया और पुलिस को बुला लिया। अब यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस हमने जब उसको बांध लिया, हमारे को कोई नुकसान है, उसके बाद भी हम चोर को मार मार के पीट के मार देते हैं, तो वहां पे प्राइवेट डिफेंस हमने एक्सीड कर दिया। जितना उस नुकसान को बचाने के लिए जरूरी था उतना ही हम सामने वाले पर्सन पे इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और हमने पहले कहा ना कि प्राइवेट जो पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते। अगर हमें पता ही ना हो भी सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, तो वहां पे वो पर्सन डिप्राइव्ड नहीं है प्राइवेट डिफेंस यूज करने के लिए, अगर उसको पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा, अब
मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट तो छोड़ो, पब्लिक सर्वेंट ने आगे किसी बंदे को डिप्यूट किया है जो कि उसके बिहाफ पे, उसकी डायरेक्शंस पे कोई काम कर रहा है, और जिसके अगेंस्ट वो करने जा रहा है उसको पता नहीं कि अब ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है। वो समझ रहा है मुझे एप्रीहेंड करना आ रहा है कोई पर्सन और वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर लिया। तो अब क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शंस पे काम कर रहा है, तो देन ऑल्सो उस पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 100, जो बात कर रहा है कि प्राइवेट डिफेंस को यूज करते टाइम हम सामने वाले पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे। तो जो 100 है वो बॉडी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए डेथ कॉज करने के लिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस हैं? अगर कोई सामने वाला पर्सन मतलब कोई असॉल्ट कर रहा है या रीजनेबली बिलीव है कि इससे जो असॉल्ट कर रहा है, असॉल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? डेथ होगा। एप्रीहेंशन क्या है कि अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो सामने वाला बंदा मुझे मार मार के, पीट पीट के मार ही देगा। तो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वो पर्सन सेल्फ डिफेंस में जो बंदा उसको मार रहा है उसकी डेथ भी कॉज कर सकता है। या फिर उसको पता है कि असॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, कोई पर्सन किसी पे रेप कमिट करना चाह रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए जो विक्टिम है या वो रेपिस्ट को या जो अटेम्प्ट कर रहा है उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है। या फिर कोई पर्सन असॉल्ट कर रहा है टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, तो वहां पे भी अपने आप को बचाने के लिए जो विक्टिम है वो असेलेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है। या फिर किडनैपिंग या अबडक्शन के लिए असॉल्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में भी जो विक्टिम है वो सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। मैं यहाँ पे विक्टिम वर्ड कह रही हूँ, लेकिन विक्टिम या कोई और पर्सन भी जिसके सामने ये चीज हो रही है ना, तो वो भी डेथ कॉज कर सकता है बचाने के लिए। ये नहीं है कि अकेले विक्टिम के पास राइट है। नेक्स्ट है, कोई पर्सन असॉल्ट कर रहा है रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करने के लिए, और उस कन्फाइनमेंट से किसी बंदे को रीजनेबली एप्रीहेंशन हो रही है कि मैं यहाँ से पब्लिक अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा अपने आप को बचाने के लिए, तो ऐसे केस में भी डेथ कॉज की जा सकती है असेलेंट की। या फिर कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी के ऊपर थ्रो कर रहा है या उसको एसिड एडमिनिस्टर करवा रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है थ्रो करने की या एसिड एडमिनिस्टर करवाने की, एडमिनिस्टर मैंने पिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे जिससे ये रीजनेबली एप्रीहेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, तो वहां पे भी असेलेंट की डेथ कॉज की जा सकती है। ठीक है, 100 में तो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट इन 7 काइंड ऑफ कैटेगरीज दी हुई हैं ऑफेंसेस की, इनके अगेंस्ट हम असेलेंट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। 101 में क्या है कि जो ये डिस्क्रिप्शन के ऑफेंसेस को छोड़ के, जहां पे हम उनको छोड़ के बाकी किसी केस में वॉलंटरली हम असेलेंट की डेथ नहीं कॉज कर सकते। ठीक है, लेकिन हम और कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं सेक्शन 99 की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए। 102 क्या कह रहा है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, मतलब कब से कब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइज हो गया, ठीक है, वो तब शुरू हो जाएगा, और जब तक वो एप्रीहेंशन रहता है, हमें डर रहता है, वो तब तक कंटिन्यू करेगा, उसके बाद ही खत्म होगा। मान लीजिए किसी ने हम मूवीज वगैरह देखते हैं, चाकू गर्दन पे रख दिया, जिस टाइम तक वो वहां ऐसी सिचुएशन में है कि वो असेलेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है,
लेकिन जैसे ही पुलिस ने आके उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया या वो पर्सन के ऊपर ही कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई कि वो उसके हाथ से वो भी वेपन्स थे वो सब वो छूट गए हैं और वो ऐसे कंडीशन में आ गया है कि अब वो दोबारा से उन वेपन्स को छू भी नहीं सकता, तो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। अब 103 क्या है कि जो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, जहां पे हम डेथ कॉज कर सकते हैं, वो कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, रॉबरी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, स्पेसिफिकली लिखा हुआ हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या मिसचीफ बाय फायर ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं या सेफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज किए जा रहे हैं अगर उनको हम आग से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, या थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास जहां पर रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है कि इस थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डेथ या ग्रीवियस हर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम असेलेंट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और 104 में वही कि अब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम 103 में जो 4 कैटेगरीज दी हुई हैं उनको छोड़ के हम किसी में भी वॉलंटरली डेथ नहीं कॉज कर सकते, पर सेक्शन 99 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हम और नुकसान पहुंचा सकते हैं। और 105 में वही कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस है वो कब शुरू होता है, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर शुरू होता है। और कब तक होता है, मतलब थेफ्ट के अगेंस्ट कब तक रहता है जो हमारा प्राइवेट डिफेंस है, वो कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक रिट्रीट विद प्रॉपर्टी ना हो जाए या फिर पब्लिक अथॉरिटीज की असिस्टेंस ना ले ली जाए या प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। तो अब इन 3 केसेस में हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेगा। और रॉबरी के केसेस में जब पर्सन को, क्योंकि रॉबरी होती ही ये है कि बंदा थेफ्ट करने आया था, सामने से हमें इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर हो गया, तो जब तक इंस्टेंट डर कंटिन्यू रहता है तब तक हमारा प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यू रहेगा। और क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ का, जब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यू रहती है तब तक हमारा ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। और जो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के अगेंस्ट है, जब हाउस ट्रेसपास जब तक रहता है, मतलब हाउस ब्रेकिंग के बाद भी हम क्या करेंगे, हाउस ट्रेसपास ही तो करेंगे तब तक, जब तक वो हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू रह रहा है उस हाउस ब्रेकिंग के बाद, तो तब तक हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहता है। अब नेक्स्ट है 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब यहाँ पे क्या है, एक भीड़ आ रही है हमें मारने के लिए, इंस्टेंट डेथ का डर है, तो अब हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट तो है ना, लेकिन हमें पता है कि जब हम प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे तो हो सकता है जो भीड़ आ रही है उसमें से कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जो मुझे जानते भी नहीं है, वो मुझे मारने भी नहीं आ रहे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अगर मैं अटैक कर रहा हूं तो शायद वो इनोसेंट पर्सन्स भी हार्म्ड हो जाएं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे अटेम्प्ट में इनोसेंट पर्सन्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं देन हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी 106 में, ठीक है। तो ये हमारे प्राइवेट डिफेंस का भी कंप्लीट हो गया है और हमारी जर्नल एक्सेप्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आईपीसी में सेक्शन 6 में बताया गया है कि हमने आईपीसी की किसी भी प्रोविजंस को, किसी भी सेक्शन को, किसी भी इलस्ट्रेशन को हमने पढ़ना है तो वो हमने जर्नल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 105 क्या कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, कि कोई मेरा केस जर्नल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है वो एक्यूज्ड पे है। तो अब हमने जर्नल एक्सेप्शंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 है अबेटमेंट का।
जिसमें सेक्शन 107 से लेके 120 तक है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट सेशन में करवा रही हूँ। थैंक यू।